चलिए आज एक ऐसे कारोबारी नहीं, एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी चलाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि यह सिस्टम कोई नया नहीं है। ये तो करीब करीब 150 साल पुराना है, लेकिन इसका असर वो आज भी हर रोज हमारी जेबों पर और हमारे फैसलों पर पड़ता है और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, कभी सोचा है? गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, एक पंप पर रेट देखते हैं, फिर सोचते हैं चलो आगे वाले पर देख लेता हूं, शायद सस्ता हो। पर आगे वाले पर भी वही रेट, उसके आगे भी वही। मतलब कुछ पैसों का ही तो फर्क होता है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी कंपनियां एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, तो फिर सबके दाम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हमें तो यही सिखाया जाता है कि बाजार एकदम फ्री है, कॉम्पिटिटिव है, सब अपनी अपनी कीमत तय करते हैं। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो कीमतों में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए था। असलियत यह है कि जो हमें कंपटीशन जैसा दिखता है ना, वो असल में एक पर्दे के पीछे चल रहा सोचा समझा एक सिस्टम है। याद है वो जमाना जब 2016 में जियो आया था? अरे वाह, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, वो भी महीनों तक, अनलिमिटेड। ऐसा लगा जैसे कोई लॉटरी लग गई हो, है ना? पूरे देश में तहलका मच गया था। सबको लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा तोहफा है। पर क्या वो सच में एक तोहफा था? नहीं, वो तोहफा नहीं था। वो एक पूरी इंडस्ट्री को तबाह करने की कीमत थी, कंपटीशन को जड़ से उखाड़ फेंकने की लागत थी। और ये कोई नई तरकीब नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये वही चाल थी, वही प्लेबुक थी जिसे आज से 150 साल पहले एक आदमी ने परफेक्ट किया था। और वो आदमी था जॉन डी रॉकफेलर, इतिहास का पहला अरबपति और शायद अब तक का सबसे अमीर इंसान। लेकिन उसकी असली विरासत उसके खरबों डॉलर नहीं है। नहीं, उसकी असली विरासत है वो सिस्टम जो वो पीछे छोड़ गया। जरा इस नंबर की ताकत का अंदाजा लगाइए। 400 बिलियन डॉलर्स आज के हिसाब से, मतलब उस जमाने में अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का 2% सिर्फ एक आदमी के कंट्रोल में था। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? ये थी उसकी ताकत। तो आखिर ये रॉकफेलर था कैसा? उसकी शख्सियत ना वो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं से मिलकर बनी थी। एक तरफ थे उसके पिता, एक नंबर के धोखेबाज जिन्होंने उसे सिखाया कि दुनिया को कैसे बेरहमी से चलाया जाता है। और दूसरी तरफ थी उसकी माँ, एक बहुत ही धार्मिक महिला जिन्होंने उसके मन में ये बात बिठा दी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान की मर्जी से कर रहा है। और इसी वजह से रॉकफेलर को लगता था कि वो इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए भगवान का भेजा हुआ दूत है। और जब कोई इंसान ये मान ले तो वो किसी को भी कुचल सकता है। जब सब लोग तेल के कुएं खोदने के पीछे पागल थे, उसे ये एक जुआ लगता था। रॉकफेलर ने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। असली पैसा तेल निकालने में नहीं, उसे साफ करने में है, मतलब रिफाइनिंग में। कुआं कोई भी खोदे, तेल साफ करवाने तो मेरे ही पास आएगा। ये था पक्का सौदा। तो यहीं से रॉकफेलर का असली खेल शुरू हुआ। उसने फैसला किया कि वो कंपटीशन को ही खत्म कर देगा। और इसके लिए उसने सिर्फ 2 नियम बनाए। 2 ऐसे नियम जो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी की कामयाबी का राज हैं। पहला नियम, वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है अपने बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज के मालिक खुद बन जाओ, सुई से लेकर जहाज तक। किसी और पे डिपेंड मत रहो। इससे क्या होता है? बीच के सारे बिचौलिए खत्म और उनका सारा मुनाफा सीधा आपकी जेब में। और रॉकफेलर ने बिल्कुल यही किया। तेल रखने के लिए पीपे चाहिए, उसने पीपे बनाने वाली फैक्ट्री ही खरीद ली। तेल ट्रांसपोर्ट करना है, उसने टैंक वैगन खरीद लिए। गोदाम चाहिए, अपने खुद के बना लिए। और फिर चली सबसे बड़ी चाल, रेलवे कंपनियों के साथ सीक्रेट डील कर ली। नतीजा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगभग 0 हो गया। अब बाजार में उससे सस्ता कोई था ही नहीं। अब जब आपकी लागत सबसे कम हो तो आप क्या करेंगे? यहीं आता है रॉकफेलर का दूसरा और सबसे खतरनाक नियम, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। मतलब अब अपनी सप्लाई चेन पर तो कंट्रोल हो गया, अब अपने कॉम्पिटिटर्स पर कंट्रोल करो। एक एक करके सबको या तो खरीद लो या फिर बर्बाद कर दो। और उसने ये किया 1872 में। इतिहास में इसे क्लीवलैंड मैसेकर यानी क्लीवलैंड हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। रॉकफेलर अपने शहर क्लीवलैंड की हर रिफाइनरी के मालिक के पास गया और एक सिंपल सा ऑफर दिया, या तो अपनी कंपनी मुझे बेच दो या फिर तमाशा देखो। जिसने भी मना किया, रॉकफेलर में केरोसिन के दाम इतने गिरा दिए कि बाकियों को हर बोतल बेचने पर घाटा होने लगा। और सिर्फ 3 महीने के अंदर क्लीवलैंड की 26 में से 25 रिफाइनरियां उसकी हो चुकी थीं। और इस प्लेबुक का नतीजा होश उड़ा देने वाला था।
देखिए, 1870 में रॉकफेलर के पास अमेरिका का सिर्फ 4% तेल का बिजनेस था। सिर्फ 4%। और 9 साल बाद 1879 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की 90% तेल रिफाइनिंग को कंट्रोल कर रहा था। 90%। ये एक मोनोपोली थी। लेकिन अब रॉकफेलर के सामने दो बड़ी मुश्किलें खड़ी थीं। एक, मोनोपोली चलाना गैर कानूनी था, और दूसरी, आम जनता उससे नफरत करने लगी थी। उसे इन दोनों समस्याओं का हल निकालना था। और उसने जो हल निकाला, उसने आज की कॉर्पोरेट दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 1882 में उसके वकीलों ने एक कमाल का आइडिया निकाला, द ट्रस्ट। कागज पर ये दर्जनों अलग अलग कंपनियां थीं जो एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। पर असल में क्या था? इन सब का कंट्रोल एक ही जगह से होता था, मतलब मालिक एक ही था। ये अमेरिका का पहला ट्रस्ट था, और यहीं से आज की होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। जी हां, आज जो आप अल्फाबेट या मेटा जैसी कंपनियां देखते हैं, वो इसी फंडे पर काम करती हैं। आखिरकार सरकार की नींद टूटी। 1911 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑयल एक गैर कानूनी मोनोपोली है और इसे 34 अलग अलग कंपनियों में तोड़ दिया जाए। सबको लगा चलो रॉकफेलर का खेल खत्म। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आया। कंपनी तो 34 टुकड़ों में बढ़ गई, पर रॉकफेलर की हिस्सेदारी तो उन सभी 34 कंपनियों में बनी रही। नतीजा, उसकी दौलत घटने की बजाय पहले से भी ज्यादा हो गई। और मजे की बात यह है कि वो जो 44 कंपनियां बनी थी ना, उनमें से कई को हम आज भी जानते हैं। एक्सॉन, मोबिल, शेवरॉन, अमोको, ये सारे नाम उन्हीं बेबी स्टैंडर्ड्स के हैं। और वक्त के साथ इनमें से कई तो चुपके से वापस एक दूसरे में मिल भी चुकी हैं। लेकिन रॉकफेलर का सबसे शातिर दांव तो अब आना था। उसे अपनी पब्लिक इमेज ठीक करनी थी। तो उसने क्या किया? उसने शुरू की स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी, मतलब सोचा समझा दान धर्म। उसने रॉकफेलर फाउंडेशन बनाया और अरबों डॉलर दान कर दिए। इससे 3 काम हुए। टैक्स में भारी छूट मिली, जनता की नज़र में वो एक महान दानवीर बन गया, और वो ये कंट्रोल करने लगा कि पैसा किस रिसर्च में लगेगा। मतलब उस रिसर्च में जिससे आखिर में फायदा उसी की कंपनियों को हो। तो ये थी रॉकफेलर की प्लेबुक। और ये कोई इतिहास की किताब में दबी कहानी नहीं है। ये प्लेबुक आज भी जिंदा है। वही 150 साल पुरानी रणनीतियां आज की सबसे बड़ी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, बस एक नए मॉडर्न अंदाज में। चलिए देखते हैं रॉकफेलर का वर्टिकल इंटीग्रेशन। आज का अमेज़न देखिए, अपने वेयरहाउस, अपनी डिलीवरी, अपना क्लाउड, सब कुछ अपना। रॉकफेलर का हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, रिलायंस जियो की प्राइस वॉर याद कीजिए, जिसने पूरे टेलीकॉम मार्केट को हिलाकर रख दिया। रॉकफेलर का ट्रस्ट स्ट्रक्चर, आज का अल्फाबेट देखिए, जो गूगल, यूट्यूब जैसी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। और रॉकफेलर की स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देख लीजिए, जो दुनिया भर की हेल्थ पॉलिसी पर असर डालता है। दिखा, प्लेबुक वही है, बस खिलाड़ी बदल गए हैं। तो सवाल ये है कि इस सब का हम पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। जब हम पेट्रोल भरवाते हैं, ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या अपना फोन बिल भरते हैं, हमारा पैसा घूम फिरकर इन्हीं कुछ बड़ी कंपनियों के पास जाता है। क्योंकि जब मुट्ठी भर कंपनियां पूरे बाजार को कंट्रोल करते हैं, तो वही कीमतें तय करती हैं। वही तय करती हैं कि छोटे बिजनेस का क्या होगा और आखिर में हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे। तो अब जब हम ये हकीकत जानते हैं, तो हमारे पास क्या रास्ते हैं? मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, कि हम सिस्टम को जैसा है वैसा ही अपना लें और उसकी दी हुई सहूलियतों का मजा लें। दूसरा रास्ता है कि हम छोटे और लोकल बिजनेस को सपोर्ट करके इस सिस्टम से लड़ने की कोशिश करें। और तीसरा, जो शायद सबसे असरदार रास्ता है, वो है इस सिस्टम को समझना, ये जानना कि ये खेल कैसे खेला जाता है, पैसा और पावर कहाँ से आते हैं, और फिर इस समझ के साथ अपने फैसले लेना। देखिए, जॉन डी रॉकफेलर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे भागना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसे समझा जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि ये काम कैसे करता है। और एक बार जब कोई इस खेल को, इस सिस्टम को समझ लेता है ना, तो फिर दुनिया को पहले की तरह देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप देखना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है।